नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा डाउट जो कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में पूछा है कि अफ्रीकी देश इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे संसाधन होने के बावजूद गरीब क्यों हैं, पिछड़े हुए क्यों हैं। तो इसी को जानने की, समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ केस स्टडीज के साथ में समझाऊंगा कि इकोनॉमी में अगर आपके पास रिसोर्सेस होते हैं तो ये ज़रूरी क्यों नहीं है कि आपकी इकोनॉमी बहुत तरक्की करे, बहुत तेजी से आपका देश आगे बढ़े। तो इस बीमारी को इकोनॉमी में क्या कहते हैं, डच डिजीज, उसी कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। इसके उपाय क्या होते हैं, किस तरह से उसे फिक्स किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। और मैंने ये लेक्चर आप लोगों को कई महीने पहले प्रॉमिस किया था। आई थिंक 2 महीने पहले मैंने बोला था कि बनाऊंगा। फाइनली आज आ गया है। पाथफाइंडर पर 31 दिसंबर 2021 की रात को ये अपलोड होने वाला आखिरी लेक्चर है। 2021 का लास्ट लेक्चर है। तो आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, इट वुड बी 2022। सो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड एज वेल एज द एंटायर टीम ऑफ पाथफाइंडर, फ्रॉम ऑल आर एजुकेटर्स, ऑल आर बैक एंड स्टाफ, सभी की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। पाथफाइंडर के सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए, वहां पर सर्च करना भी थोड़ा आसान होता है। पुराने लेक्चर्स को भी आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। और अभी अनअकैडमी कॉम्बैट जो 2 जनवरी को होने वाला है, उसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सो डू अटेम्प्ट दीज। अच्छा स्कोर यहां पर लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। जो भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो आपको पूरी तरह से फ्री में मिल जाएंगे अगर आपने टॉप रैंक्स हासिल कर ली तो। 1 से 3 जनवरी के बीच अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर एक बहुत शानदार ऑफर लाया गया है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों का कोर्स मिल जाता है। उस पर आपको महिपाल कोड इस्तेमाल करने पर 22% डिस्काउंट मिलेगा। आमतौर पर 10% डिस्काउंट होता है, लेकिन इस बार केवल 3 दिन के लिए 22% डिस्काउंट है। तो हमारा जो प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको जीएस की क्लासेस, ऑप्शनल की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, दोनों प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज और नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा ओनली फॉर 48,120 रुपीज। सो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोड लगाना ना भूले, वरना आपको ये वाली प्राइसेस देनी पड़ जाएंगी। मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो इन्हें जरूर फॉलो कीजिए यूट्यूब पाथफाइंडर चैनल पर। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और आज के टॉपिक से भी रिलेटेड है। Consider the following statements. The effect of devaluation of a currency is that it necessarily improves the competitiveness of domestic products, exports in foreign markets, increases the foreign value of domestic currency, and third, improves the trade balance. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको मुझे बताना है। मैं लेक्चर के अंत में इसका आंसर आपके सामने लेकर आऊंगा। संसाधन संपन्न अफ्रीकी देशों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है नाइजीरिया। 1970 से 2000 के दशक में नाइजीरिया की स्थिति आप देखिए। नाइजीरिया में ऑयल मिला था अराउंड 1960s, और यहां पर जो ऑयल है उसके कारण, ऑयल रिजर्व्स के कारण यहां पर बहुत तेजी से तरक्की हुई, ऑयल इकोनॉमी डेवलप होती है। इनफैक्ट नाइजीरिया के पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स नाइजीरिया के पास हैं। शायद आप लोगों को ये पता भी नहीं होगा, बट आफ्टर लिबिया नाइजीरिया होल्ड्स द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन अफ्रीका। और टोटल ओपेक के, यानी कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका संगठन है ओपेक, ओपेक के टोटल रिजर्व्स का 3% नाइजीरिया के पास है। तो अक्सर जब हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में सोचते हैं तो हम केवल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखते हैं, लेकिन याद रखिए नाइजीरिया भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है। तो आपको लग रहा होगा कि नाइजीरिया को तो बहुत अमीर होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन नहीं है, इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है। तो ओपेक के अनुसार इनके पास बहुत शानदार रिजर्व्स हैं ऑयल के, पेट्रोलियम के, और प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स में आप देखोगे तो कई देश आपको ऐसे नजर आएंगे जो इतने अमीर नहीं है, जैसे कि वेनेजुएला, इराक, ईरान, उसके बाद आप देखिए यहाँ लिबिया, नाइजीरिया। तो ये वो देश हैं, अंगोला, अल्जीरिया, ये अफ्रीकन देश हैं और इनकी इकोनॉमी इतनी कोई बहुत बड़ी या डेवलप्ड नहीं है। कुछ कंट्रीज काफी डेवलप्ड हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ठीक है, कुवैत, यूएई, जो मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमी को अच्छा डेवलप कर लिया है बेस्ड ऑन ऑयल, लेकिन कई अफ्रीकी देश ये काम नहीं कर पाए। नाइजीरिया का जो मेजर ऑयल बूम था वो 80 और 90 के दशक में था। अब इनकी किस्मत खराब थी कि यहाँ उस समय एक मिलिट्री तानाशाह की सरकार थी 83 से 99 तक, और 70 से लेकर 2000 के बीच में जो रफली 30 इयर्स का पीरियड है, इसमें इन्होंने $250 बिलियन का ऑयल निकालकर एक्सपोर्ट कर दिया। इतना ऑयल रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। लेकिन इस समय में नाइजीरिया की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे गई, इट डिकेड एवरी डे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी इनके शहरों की कि इनका सबसे बड़ा शहर लागोस इतना गंदा और क्राइम इन्फेस्टेड शहर बन गया कि यहां पर कोई भी विदेशी कंपनी का एग्जीक्यूटिव आकर रहना पसंद नहीं करता था। इट वॉज अ डर्टी डेंजरस सिटी टू लिव इन फॉर दीज डेकेड्स।
नाइजीरिया के दूसरे शहरों के हाल भी कोई खास नहीं थे। सब जगह बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, गलियां बिल्कुल गंदी सी थी, साफ सफाई नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द मेजर सिटीज, उसमें भी कुछ मेन सड़कों के अलावा। यह स्थिति थी नाइजीरिया की, और क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा था, तो इसके कारण लोगों की सुरक्षा भी नहीं थी। इस ग्राफ में आप देखिए, जैसे जैसे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे देश में जीडीपी पर कैपिटा डाउन आ रही है। तो 1980s में और 90s में नाइजीरिया की इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही थी और जीडीपी पर कैपिटा भी गिरती जा रही थी। 15% की दर से ये डिक्लाइन हुई है। कैन यू इमेजिन? आज आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के आंकड़े किसी देश के लिए। तो पर कैपिटा इनकम 15% डिक्लाइन हुई है 75 से 2000 के बीच में, 25 साल के दौरान, जबकि ये बेस्ट ईयर्स थे इनके ऑयल एक्सपोर्ट के। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 अ डे क्वाड्रुपल्ड फ्रॉम 19 मिलियन टू 84 मिलियन। तो $1 जो है वो वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी का स्तर माना जाता था काफी लंबे समय तक। तो नाइजीरिया में गरीब लोगों की स्थिति 4 गुना बढ़ गई, गरीब लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। सो इट वेंट फ्रॉम 20 मिलियन टू ऑलमोस्ट 84 मिलियन इस दौरान, इन 25 सालों के दौरान। नाइजीरिया को अब आप कंपेयर कीजिए दूसरे 2 अन्य कंट्रीज से जो बड़े तेल उत्पादक हैं, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया। ये है साउथ अमेरिका में, ये है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में। तो इन दोनों देशों में भी ऑयल वेल्थ ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करी गई। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी हर व्यक्ति बहुत अमीर बन गया। खास करके वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा ऑयल वेल्थ है, किसी भी अन्य लैटिन अमेरिकी देश से यहां पर ज्यादा ऑयल वेल्थ है, लेकिन 2/3 आबादी यहां पर गरीबी में रहती है। इनफैक्ट 5-6 साल पहले तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर गई थी। लेकिन क्या होता है, 1998 में ह्यूगो शावेज नाम का एक पॉपुलिस्ट नेता यहां पर जनता के सामने आकर कहता है कि जितने भी ये ऑयल के पैसे हैं मैं इससे देश का भला कर दूंगा। तो देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था। तो ह्यूगो शावेज ने आकर वोट मांगे लोगों से कि मुझे चुनाव जिता दो, और 98 में ये इलेक्शंस जीत भी गए थे। और इन्होंने वादा किया कि मैं गरीबी हटा दूंगा पूरी तरह से। तो इन्होंने गरीबी तो हटाने की कोशिश करी, बहुत सारा ऑयल का पैसा लोगों में बांटने की कोशिश करी, कई पॉपुलर स्कीम्स चलाई, लेकिन अल्टीमेटली तो 2014-15 में क्या हुआ, वेनेजुएला की इकोनॉमी क्रैश कर गई। तो इस पूरी स्थिति को कई बार नेचुरल रिसोर्स कर्स कहा जाता है, यानी कि ये संसाधनों का अभिशाप है। जितने ज्यादा आपके पास संसाधन उतनी बुरी आपकी आर्थिक स्थिति होगी। तो इसको समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों है। दुनिया के सभी देशों के साथ ये नहीं है, लेकिन जिन देशों में है वहां पर इसे कहा जाता है डच डिजीज। तो डच डिजीज इसे कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस इकोनॉमिक सिचुएशन का एनालिसिस किया गया था नेदरलैंड्स में। तो यूरोपियन देश है नेदरलैंड्स। अब आपको सोच के लग रहा होगा कि नेदरलैंड्स ये तो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर ये डच डिजीज देखी गई थी। तो इनकी इकोनॉमी में जो स्थिति हुई 70s और 80s में, उसको लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने एनालाइज किया और बाद में इसे नाम दे दिया गया डच डिजीज। तो ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है जो फैल जाती है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो आपसे यूपीएससी में ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डच डिजीज, कोविड-19 है, क्या है, उस तरह से। तो ध्यान रखना, ये बायोलॉजी वाली नहीं है, ये इकोनॉमी वाली बीमारी है। तो ये बीमारी उन देशों में होती है जहां कोई भी एक संसाधन, कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अबंडेंस ऑफ वन नेचुरल रिसोर्स, और इस नेचुरल रिसोर्स को ये देश बेचता है दूसरे देशों को। उससे जो उन्हें पैसा मिलता है मोस्टली वो डॉलर्स में होता है, और उस डॉलर को ये कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लोकल करेंसी में। तो होता क्या है कि जैसा आप एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो लोकल करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत होती जाएगी। मजबूती का क्या मतलब है, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल रुपए के संबंध में ही देख लो, आज के समय 2021 के अंत में $1 लगभग 75, $1 लगभग 75 रुपए के आसपास है। तो रुपया मजबूत कब होगा, जब $1 65 रुपए का हो, तब इसे हम कहेंगे कि रुपया मजबूत हो रहा है। और अगर $1 90 रुपए हो गया तो फिर इसे हम कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आ गई बात समझ में। तो इन देशों में क्या होता है कि जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करते जाते हैं अपने संसाधन को, वैसे वैसे आपकी करेंसी मजबूत होती जाएगी डॉलर के मुकाबले, क्योंकि आप डॉलर को एक्सचेंज करके अपनी करेंसी ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी लोकल करेंसी मजबूत हो रही है, यानी कि किसी भी देश की लोकल करेंसी मजबूत हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं होती है, इट इज अ वेरी बैड थिंग। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। मान लो आप भारत में एक पेन बनाने की फैक्ट्री लेकर बैठे हैं, आप पेन बना रहे हैं, महंगा पेन है, 50 रुपए का एक पेन आता है, और अभी डॉलर और रुपी का रेट क्या चल रहा है, $1 60 रुपीज के बराबर है। आप अपने पेन को भारत में नहीं बेचते हैं, आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इसे यूएस में बेचते हैं $1 के लिए, तो आपका यहां पर 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे खरीदेगा वो 50 रुपए नहीं, वो आपको $1 में खरीद रहा है, तो आपका यहां पर 60 रुपीज मिलता है और आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब इमेजिन करो कि रुपया मजबूत हो गया, यानी कि रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले अब वो 50 हो चुकी है। सो $1 इज इक्वल टू 50 नाउ। ऐसी सिचुएशन आ गई तो देश तो खुश हो जाएगा, अरे हमारी करेंसी मजबूत हो रही है। लेकिन आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए तो पेन वो अभी भी भारत में 50 रुपए का पड़ रहा है, उसको बनाने की कॉस्ट आपके लिए 50 रुपए है। लेकिन अब अगर आप उसे यूएस में जाकर बोलो कि $1 में उसे बेचना है, तो
जो भी उसे वहां बेच रहा होगा उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो थोड़ा तो प्रॉफिट तो वो कमाएगा ना। तो उसे वो पेन वहां पर यूएस में 1.25 या 1.1 डॉलर पर बेचना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। तो यूएस में ये बिकेगा 1.1 डॉलर का। ओके, लेकिन वो व्यक्ति आपको 1.1 डॉलर नहीं देगा, आपको तो वो 1 डॉलर ही दे रहा है, राइट। तो आपको तो वही 50 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या रहा? जीरो। आपका प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अगर मार्केट में टिके रहना है यूएस में, क्योंकि आपका 1.25 डॉलर का पेन कोई नहीं खरीदेगा, सामने की तरफ चाइना वाला पेन मिल रहा होगा 0.8 डॉलर का, वो लोग खरीदना चाहेंगे। तो आपको भी अपना पेन 0.8 या फिर 0.75 डॉलर में बेचना पड़ेगा, और आपको यहां पर नुकसान उठाकर कुछ महीनों के लिए, जब तक करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, मजबूत है, तब तक आपको ये लॉस उठाना पड़ेगा, वरना आप मार्केट शेयर खो देंगे। 6 महीने बाद आपके पेन को लोग भूल जाएंगे, यूएस में कोई उसे याद भी नहीं रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्टर्स के सामने। तो चाइनीज, जापानीज, वियतनाम, अब तो कई देश हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके यूएस में अपना बड़ा मार्केट लेकर बैठे हैं। ये सेम प्रॉब्लम आयात के साथ भी आएगी, यानी कि इंपोर्ट के साथ। मान के चलो कि $1.75 के बराबर है। भारत में जो बासमती चावल है उसकी कीमत अभी मान के चल लो कि 75 रुपए प्रति किलोग्राम उसे लोकल फार्मर्स बेच रहे हैं। 75 रुपीज पर किलोग्राम के रेट पर वो भारत के मार्केट्स में बेचा जा रहा है। कोई अमेरिकन कंपनी है जो चावल भारत को भेज रही है, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? $1। तो जब ये 75 रुपए है तो उसके लिए भी $1 75 रुपए बराबर है। तो वो जो भी यहां पर उसे खरीद रहा होगा वो 80 रुपए में तो बेचेगा ना, कम से कम 5 रुपए का प्रॉफिट तो कमाएगा। मान लो कोई भी सुपरमार्केट है या कोई भी कंपनी है, वो उसे यहां पर लाकर अमेरिका से बेच रही है, तो 80 रुपए में बेचेगी, तो 5 रुपए का प्रॉफिट वो कमाएगी। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत की करेंसी रुपया मजबूत हो जाता है, यानी कि $1 65 रुपए हो गया, तो इंपोर्ट्स पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो भारत का किसान है वो तो 75 रुपए में ही बेचेगा, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉलर रुपया क्या करेंसी रेट है, ऑफकोर्स वो तो देखता नहीं है, उसके लिए 75 रुपए उसकी कॉस्ट है इनपुट, तो वो उतने रुपए में उसे मार्केट में बेचेगा। मतलब 75 नहीं होगी, मान लो 70 72 जो भी है, बट 75 रुपीज वो अपनी प्राइस रखने वाला है, उसको डॉलर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है उसको अब फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका के किसान को तो वो $1 कीमत पड़ रही है, लेकिन अब भारत से जो पैसा उसका दे रहा है इंपोर्टर, वो अब 65 रुपए ही दे रहा है 75 की बजाय। तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना प्रॉफिट 5 रुपए रखते हुए अब इस चावल को 70 रुपए प्रति किलोग्राम बेचेगा। क्यों? उसे ये वाला मार्केट अंडरकट करना है, तो लोकल किसान से ज्यादा उसे चावल बेचना है, यानी कि लोकल वैरायटी को अंडरकट करना है, तो वो 70 रुपए में बेचेगा। अब जनता क्या खरीदेगी? 75 वाला या 70 वाला? लोग 70 वाला ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता है। तो ऐसे में लोकल फार्मर कंपीट नहीं कर सकता और धीरे धीरे उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको कि करेंसी ऊपर नीचे होने से लोकल मार्केट्स में कितना असर पड़ सकता है। अब आ जाओ फिर से डच डिजीज पर। तो डच डिजीज वो इकोनॉमिक सिचुएशन है जब आपके पास कोई एक बहुत शानदार नेचुरल रिसोर्स है, उसे आप दुनिया को बेच रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन अब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका रुपया मजबूत होता जा रहा है, मतलब रुपया बस भारत के संदर्भ में बोल रहा हूं मैं, तो रुपी मजबूत होता जा रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? आप दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो मान लो कि जैसे नेदरलैंड्स में जहां पे डच ये डिजीज आई थी, मतलब जहां ये प्रॉब्लम आई थी, तो नेदरलैंड्स में ऑयल बूम आ गया था अचानक से, तो उन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो उनकी इकोनॉमी नीचे जाना शुरू हो गई। दूसरा कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है? वही पेन वाली प्रॉब्लम। याद करो कि यूएस में क्या होगा, चाइनीज और थाईलैंड या जापानीज पेन बिकने शुरू हो जाएंगे, तो यही डच के साथ होने लगा। उनकी इकोनॉमी के जो दूसरे प्रोडक्ट हैं ऑयल के अलावा, वो बाहर बिक ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में नॉन रिसोर्सेज सेक्टर में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। नॉन रिसोर्सेज यानी कि ऑयल के अलावा जितना दूसरा सेक्टर था उसमें जो बढ़त होती है वो बिल्कुल थम सी गई। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया, कारण क्योंकि रिसोर्स सेक्टर जो होते हैं वो जनरली ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि माइंस में या ऑयल फील्ड में लोग एम्प्लॉय होते हैं, बट अगेन दे आर लेस देन अ फैक्ट्री। जनरली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में लोगों की ज्यादा भीड़ आवश्यकता होती है, लोग ज्यादा चाहिए, और इस तरह के रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन में, यानी कि जहां पे मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, कोयले की माइनिंग हो रही है, जो भी है, अगर मैकेनिकल ज्यादा हो रहा है तो वहां पे लोगों की आवश्यकता कम रहती है। तो इनफैक्ट बड़ी बड़ी ऑयल रिग्स, अगर आपने कभी उनके फोटोज देखे हो, चलो मैं ही डाल दूंगा यहाँ पर ऑयल रिग का फोटो। ऑयल रिग्स में कितने लोग काम करते हैं? मुश्किल से 100 लोग काम करते हैं एक ऑयल रिग पर, जबकि ये इतना बड़ा प्रोडक्शन है, यहाँ पर लाखों बैरल तेल निकाला जाता है, फिर भी केवल 100-125 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय करने की आवश्यकता है। तो नेदरलैंड्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्थ सी में जब ऑयल की डिस्कवरी हुई 60 और 70 के दशक में, तो ये नॉर्थ सी का एरिया है जहां पर इनके भी काफी सारे ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं, ऐसे नॉर्वे, यूके, इन सब के ऑयल फील्ड्स हैं यहाँ पर। तो नेदरलैंड्स के भी काफी सारे ऑयल फील्ड हैं। तो डच पहले तो खुश हो गए, अरे वाह तेल मिल गया है, तो अब हमें सऊदी अरेबिया से या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्री से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तेल का एक्सपोर्ट बढ़ता गया, देश की इकोनॉमी नीचे आती गई। और ये एक डेवलप्ड कंट्री था, माइंड यू, ये पहले से एक विकसित देश था,
और ऐसे विकसित देश में जॉब प्रॉब्लम्स आने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगे। तो कई सालों बाद इकोनॉमिस्ट को समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह थी कि जो पैसा उन्हें तेल बेचकर मिल रहा था वो डॉलर्स उनकी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहे थे, और ऐसे में एक्सचेंज रेट बढ़ती जा रही थी। तो नेदरलैंड्स की दूसरी इंडस्ट्री कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, वो कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी हर चीज अब महंगी हो गई थी। बाहर मार्केट में वो टिक नहीं पाई दूसरे कंपटीशन के सामने। फॉर एग्जांपल, नेदरलैंड्स का चॉकलेट बिजनेस बहुत ही शानदार था। जैसे आप लोगों ने स्विस चॉकलेट का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट। तो एक जमाने में स्विस नहीं बल्कि डच चॉकलेट फेमस हुआ करती थी। डच भी अपने चॉकलेट और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस थे, लेकिन धीरे धीरे स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। कारण क्या है कि इनकी चॉकलेट और डेयरी प्रोडक्ट्स अब दुनिया के सामने टिक नहीं पा रहे थे। दे कुड नॉट compete इन फ्रंट ऑफ स्विस एंड बेल्जियन चॉकलेट्स। तो ये दुनिया भूल सी गई। आज आप लोगों ने कभी डच चॉकलेट का नाम तक नहीं सुना होगा। इनफैक्ट मैं भी इस लेक्चर की रिसर्च कर रहा था, तब मैंने डच चॉकलेट का नाम सुना। आज के पहले मुझे पता भी नहीं था कि नेदरलैंड्स की चॉकलेट और डेयरी प्रोडक्ट्स फेमस हुआ करते थे। इकोनॉमी को काफी नुकसान होता है। तो ऐसा ही नाइजीरिया में भी था। नाइजीरिया 1950 और 60 के दशक में खाद्यान्न, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किया करता था। इट वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर। आज क्या है? मेजर इंपोर्टर। टुडे इट्स अ मेजर इंपोर्टर। वेनेजुएला जब ऑयल एक्सपोर्ट करता था उसके पहले वो चॉकलेट्स एक्सपोर्ट किया करता था, क्योंकि वहां पर कोको की खेती होती है और उससे चॉकलेट बनता है। तो आज भी वहां पर चॉकलेट बिकती है, लेकिन आपने शायद कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि वेनेजुएलन चॉकलेट खाऊंगा। मतलब आज आप सोचते हैं गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट करना है तो स्विस चॉकलेट सोचते हैं, आप बेल्जियन चॉकलेट्स के बारे में सोचते हैं। यू नेवर थिंक ऑफ वेनेजुएलन चॉकलेट्स। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट्स दुनिया भूल गई, क्योंकि ये मार्केट में टिक नहीं पाए। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि मेजर नेचुरल रिसोर्स मिलना उनकी इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक था। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। डच डिजीज का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, डच डिजीज को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते, केवल उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को कम किया जा सकता है। कैसे? अभी समझाता हूं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपने ऑयल दुनिया को बेचा, आपको मिले डॉलर, तो सारे देश क्या करते हैं? उस डॉलर को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे नाइजीरिया है तो वो अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके फिर क्या करेगा? देश में सड़कें बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा, या जो भी डेवलपमेंट के काम है, एयरपोर्ट बनवा दिए, रेल लाइंस बनवा दी, ये सब काम करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, आप डॉलर को अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट मत करो। सो कन्वर्टिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू डोमेस्टिक करेंसी, ये प्रॉब्लम ले आता है। इससे होता क्या है कि लोकल करेंसी मजबूत होती जाती है डॉलर के मुकाबले। डॉलर नीचे आएगा, आपकी करेंसी ऊपर जाएगी। जितना ज्यादा ये प्रोसेस करते जाओगे, तो कम से कम पैसा डॉलर से अपनी करेंसी में कन्वर्ट करो। यही इसका एकमात्र उपाय रहता है। रिड्यूस द अमाउंट कन्वर्टेड, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन। तो देखो, बढ़ेगा तो सही, ऐसा तो है नहीं कि आप 100% पैसा डॉलर में रखोगे, वरना कल को जैसे अफगानिस्तान वाली सिचुएशन आ गई तो आपका पैसा अटक जाएगा यूएस फंड्स में। ठीक है, तालिबान को पैसा नहीं दे रहे ना वो लोग अभी, तो वो भी अफगानिस्तान सरकार का भी वो वैसा ही पैसा है कुछ जो उन्होंने रख रखा था यूएस में, अब वो मिल नहीं रहा इन्हें। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि पूरा पैसा अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट मत करो। मान लीजिए 100 रुपए आ रहे हैं, $100 थे, तो 100 की जगह आप केवल $30 को कन्वर्ट कीजिए, 70 को यहां रखिए, या 50-50 कर लो। जैसा भी है वो देश को सोचना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि ऑयल या कोई भी नेचुरल रिसोर्स बेचकर जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसे को देश की करेंसी में कन्वर्ट करके खर्च किया जाए, और बाकी को विदेश में सेफली इन्वेस्ट कर दिया जाए, रखा जाए डॉलर या अन्य स्टेबल करेंसीज में। एक और सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंड। ये भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है पहले वाले सॉल्यूशन से। स्टेबलाइजेशन फंड का क्या मतलब है कि पैसा सेव करना शुरू कर दो। तो कई देशों ने ये काम किया है कि जब उनकी इकोनॉमी में बूम पीरियड है, यानी कि बहुत तेजी से रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, एक्सपोर्ट चल रहा है, उस समय प्राइसेस हाई होते हैं और इकोनॉमी तेजी पर होती है, तब पैसा सेव करो। तब जनरली लोग क्या करते हैं? पैसा तब खर्च करते हैं, लेकिन उस समय पैसे को बचा के रखा जाए, फॉरेन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, फिर ये पैसा रिसेशन के समय काम में लो। तो जब देश में रिसेशन है उस समय कैश इन्फ्यूजन की जरूरत होती है इकोनॉमी में, तब ये पैसा विदेशों से लाकर देश में वापस इन्वेस्ट किया जाए। तो ये काम अजरबैजान जैसे छोटे छोटे देशों ने करना शुरू कर दिया था। यहां पर भी ऑयल वेल्थ बहुत ज्यादा है, पर इनको समझ में आ गया था टाइम पे कि ये करना पड़ेगा। तो 2001 में इन्होंने एक ऐसा फंड बनाना स्टार्ट कर दिया। 2003 तक यहाँ $800 मिलियन इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे, जो इन्वेस्टिंग के लिए इन्होंने अलग से फंड रखा था। अब इस इन्वेस्टमेंट का 2 फायदा होता है। क्या फायदा? पहला, एक तो ये कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉरेन में, कहीं ना कहीं पैसा डाला है तो थोड़ा बहुत रिटर्न तो उसका आता है, इंटरेस्ट आएगा। तो ये 800 मिलियन, 800 तो रहेगा नहीं, बढ़कर 900 या $1000 मिलियन तक हो जाएगा। और दूसरा, आपके देश में करेंसी को ऊपर जाने से, बढ़ने से रोकने के कारण इसकी देश के अंदर और ज्यादा वैल्यू हो जाती है। तो एक बेनिफिट तो ये मिल गया कि यहां पर आपको इसका सीधा फायदा मिल रहा है जो आपको दिखेगा, और दूसरा फायदा जो आपको दिखता नहीं है पर वो देश की इकोनॉमी पर आपके असर करेगा, इट स्टॉप्स द अप्रिसिएशन ऑफ द लोकल करेंसी, और देश में जॉब्स और ग्रोथ बढ़ती हैं दूसरे सेक्टर्स की। ओके, तो डच डिजीज से ये बचा जा सकता है।
अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये महिपाल सर को पता है तो फिर अफ्रीका के देशों में इतने बड़े बड़े सरकारों में इकोनॉमिस्ट होते होंगे, उन्हें क्यों नहीं पता? तो देखिए, उन्हें भी ये बात पता है, लेकिन सारी दिक्कत आ जाती है इंप्लीमेंटेशन की। तो पॉलिसी जो भी बहुत अच्छी होती है ना ऑन पेपर, उसे रियलिटी में इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। अफ्रीका के ज्यादातर देश काफी गरीब देश हैं, आबादी बड़ी है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वहां पर सरकारें जिम्मेदार हैं लोगों के प्रति। तो उन जिम्मेदार सरकारों के ऊपर दबाव रहता है कि आप हम पर खर्च क्यों नहीं कर रहे पैसा। मान लो कोई सरकार कहती है कि इस साल 1,000 मिलियन डॉलर हमने कमाए, डायमंड्स या ऑयल्स या गोल्ड जो भी एक्सपोर्ट किया उससे 1,000 मिलियन डॉलर कमाया, उसमें से हमने 500 मिलियन डॉलर तो बाहर रख दिया है। तो अगले साल अगर चुनाव हुआ तो वो सरकार गिर जाएगी, लोग बोलेंगे कि ये 1,000 मिलियन डॉलर हम पे खर्च करो ना, चलो ठीक है 100, 150, 200 मिलियन डॉलर रख लो, बाकी के 800 तो देश में लेकर आओ, स्कूल बनवाओ, सड़कें बनवाओ। इस तरह की डिमांड्स रहती हैं। ओके, और एक दूसरा तरीका होता है जब करप्ट या फिर तानाशाह जैसी सरकारें होती है, तो वो बीच में पैसा वैसा उसको खा जाते हैं, तो ये भी एक समस्या रहती है। तो पुअर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई देयर गवर्नमेंट माइट वांट टू इन्वेस्ट देयर स्कैंट रिसोर्सेज अब्रॉड व्हेन देयर इज सच अ नीड ऑफ मनी एट होम। तो गरीब लोग कभी ये समझ नहीं पाते कि उनकी सरकार इतना पैसा कमाने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज का पैसा आने के बावजूद हम पर खर्च क्यों नहीं कर रही है, क्यों विदेशों में ये पैसा रखा हुआ है। क्योंकि उन्हें डच डिजीज की समझ नहीं है। आपको भी शायद आज ही आई होगी, तो आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो माइंस में काम कर रहा है, जिसने जीवन में कभी अक्षर ज्ञान तक नहीं लिया। वो तो यही सोचेगा ना कि मैं दिन रात यहाँ माइंस में काम करता हूँ, गोल्ड माइन या डायमंड माइन जो भी है, अफ्रीका का व्यक्ति है, ठीक है, इतनी मेहनत करके मैं कर रहा हूँ, डायमंड्स निकालने जा रहे हैं, इससे करोड़ों रुपए आते हैं जब ये बिकते हैं, तो मेरे बच्चे के लिए स्कूल क्यों नहीं है? तो वो तो अगली बार सरकार को वोट नहीं देगा। तो इसीलिए उन्हें ये बात इकोनॉमिक्स की समझ में कभी नहीं आ सकती, मतलब आ सकती है बट उसके लिए थोड़ा सा एक एजुकेशन लेवल जरूरी है। तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि ये ऑयल मनी से मेरे यहाँ पर लोकल स्कूल्स क्यों नहीं बन रहे, लोकल जॉब्स, लोकल फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है, जबकि हमारी इकोनॉमी में तो तरक्की होनी चाहिए। जो बात ज्यादातर नागरिक इन देशों के समझ नहीं पाते हैं वो ये कि जब वो ऑयल मनी या जो भी रिसोर्स मनी है वो वापस देश में लाया जाएगा, उससे स्कूल्स बनेंगे, उससे सड़कें बनेगी, तो किसी ना किसी दूसरे सेक्टर में उसका नुकसान होगा, दूसरे सेक्टर्स में जॉब कम होंगी। यही डच डिजीज है। तो ये समझना, इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत मुश्किल है। कई बार दशकों लग जाते हैं इसके इंपैक्ट को समझने में। मतलब जब आपके देश में ये प्रॉब्लम है तो आप 1 या 2 साल में समझ नहीं पाते इसको, 10-20 साल लग जाते हैं कई बार समझने में कि अच्छा हमारे देश में डच डिजीज वाली प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन एक सिंपल सा है कि सभी देश अपने लोकल काम जो है वो लोकल टैक्सेस से करवाएं। फॉर एग्जांपल स्कूल बनवाना है तो स्कूल के लिए पैसा उसी लोकल एरिया से जो टैक्स आ रहा है उसी से करवाइए। ऑयल के पैसे से स्कूल मत बनवाओ, ऑयल के पैसे से सड़कें मत बनवाओ। तो कंट्रीज नीड टू फाइनेंस द लोकल एक्सपेंडिचर्स, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑफ टीचर्स और वर्कर्स एम्प्लॉयड इन रोड कंस्ट्रक्शन विद लोकली रेज्ड रेवेन्यू। लोकली जो पैसा आता है उससे आप लोकल पेमेंट्स करिए। इसके बिना डच डिजीज का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जब लोकल टैक्सेस से पैसा आ जाएगा तो विदेशों से आने वाला पैसा जो ऑयल का पैसा है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पूरी तरह से सेव किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टैक्स बढ़ाए आप स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सड़कें ये सब कैसे बनवाओगे? और टैक्स जब भी बढ़ता है तो कोई जनता सरकार को पसंद नहीं करती है, वो अगला चुनाव पक्का हारेंगे। तो नो गवर्नमेंट लाइक्स टू रेज द टैक्सेस। और इन देशों के अंदर जहां हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि ऑयल से इतना पैसा आ तो रहा है, उसको स्पेंड करो ना। लोग तो यही देखते हैं कि अच्छा इस साल हमने इतने लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट किया है, तो यानी कि इतने करोड़ डॉलर हमारे पास आए होंगे, पैसा कहां गया, सरकार ने खर्च क्यों नहीं किया। उन्हें ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती कि ये पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है। लेकिन कई देशों ने ये काम किया है। अब अफ्रीका के देश ये कर नहीं पाए हैं क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि मेजरली गवर्नमेंट के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सरकारें स्थिर नहीं है, डेमोक्रेटिक सरकारों को डर लगा रहता है, करप्ट सरकारें, तानाशाही सरकारें जो हैं वो करप्ट हैं। लेकिन कई देशों ने ये डच डिजीज को सॉल्व किया है, जैसे कि नॉर्वे। ये दुनिया का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस डच डिजीज को बीट करने वाला। तो नॉर्वे की लगभग 20% जीडीपी ऑयल पर निर्भर है, 45% एक्सपोर्ट देश का ऑयल है। तो यहां पर भी डच डिजीज आनी चाहिए थी, लेकिन इनकी जो ऑयल कंपनी है उसने क्या किया, उसने ऑयल एंड गैस का रेवेन्यू अजरबैजान की तरह ही एक अलग स्टेबलाइजेशन फंड में रखना शुरू किया। इसको कहा जाता है गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे। तो ये स्टेबलाइजेशन फंड है इनका, और ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर का है। तो अगर इस पैसे को आज लिक्विडेट करके उनके सभी नागरिकों को दे दिया जाए तो हर नॉर्वेजियन नागरिक को $2.5 लाख मिलेंगे। जस्ट इमेजिन, $2.5 लाख हर नॉर्वे के नागरिक को मिल जाएंगे अगर आज ये फंड लिक्विडेट कर दिया जाता है। हालांकि नहीं करेंगे, इसको फ्यूचर के लिए उन्होंने सेफ रख रखा है। तो इससे उनके देश में वो डच डिजीज अवॉइड हो गई। तो अफ्रीका के ज्यादातर देशों में प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। सरकारें इस तरह का मैनेजमेंट कर नहीं पा रही, इस तरह की गुड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को कर नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स हैं अफ्रीका में जिन्होंने ये काम कर लिया है, जैसे बोट्सवाना। तो यहां पर डायमंड्स मिलते हैं, डायमंड्स की माइंस है। तो
तो सरकार ने इस पैसे को अच्छे से हैंडल किया। डायमंड्स की कीमतों में भी बहुत उतार चढ़ाव आता है, तो 70 और 2000 के बीच में ये बोत्सवाना की इकोनॉमी 9% से ग्रो करी थी, जो कि उस समय ईस्ट एशियन टाइगर्स जैसे कि ताइवान, सिंगापुर, इन देशों के बराबर ग्रोथ रेट थी। उतनी ग्रोथ रेट बोत्सवाना की भी थी। और बोत्सवाना की आप देखिए ये ब्लू लाइन जो है जीडीपी की लगातार बढ़ती जा रही है। इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग कंपेयर टू इट्स अदर नेबर्स। तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, स्थिर सरकार थी, और इसने स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जिससे कि डायमंड की वॉलेटिलिटी को बीट किया जा सके। डायमंड की प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव आता है और इसीलिए उससे बचने के लिए इन्होंने अपना पैसा बाहर रखा, स्टेबलाइजेशन फंड में रखा। तो कुल मिलाकर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकारों की। इट्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का जो पैसा है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, और ये सरकार के अलावा काम कोई नहीं कर सकता। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित करो जो करप्शन कम करेंगे और उस पैसे को मैनेज करेंगे। जैसे कि अब नॉर्वे के अंदर ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट का पैसा है ना, ये इस कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ऑयल का पैसा इस कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, सरकार इसे डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रही है। हालांकि ये कंपनी पहले स्टेट ओन्ड थी, लेकिन बाद में इसे प्राइवेटाइज कर दिया जा चुका है। तो इसी तरह के इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की आवश्यकता है। फिर जो पैसा आता है ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए। स्टेबलाइजेशन फंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इस्तेमाल भी करो। जब देश की हालत ठीक नहीं है तो वो पैसा अब देश में ही लाया जाएगा और इकोनॉमी को स्थिर किया जाएगा। लेकिन जब स्थिति अच्छी है, जब ऑलरेडी आपके देश में बूम है, तब उस समय वो पैसा देश में मत लाओ। और फाइनली सभी देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों को एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में देखना चाहिए। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको संजोए रखना है अगली पीढ़ी के लिए, या आपको खोल के गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर लेना है। तो आपके पास अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो हैव एक्सेस टू इट। तो आप केवल एक ट्रस्टी के रूप में काम करिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसे बचा कर रखिए। ये चीज तो इनफैक्ट दुनिया में हर रिसोर्स के लिए होती है, नॉट जस्ट ऑयल एंड डायमंड्स इसके लिए नहीं है। आप पानी के लिए भी कह सकते हैं, जंगलों के लिए भी कह सकते हैं, सभी नेचुरल रिसोर्सेज में यही चीज लागू होती है। अब आ जाते हैं हमारे उस क्वेश्चन पर। तो देखो यहां पर अगर डी वैल्यू करी जाती है करेंसी, यानी कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर गिरा देते हैं, तो कई देश करते हैं ऐसा। जैसे मान लो अगर डी वैल्यू कर दिया, तो अगर $1 70 रुपए है, तो अगर भारत ने करेंसी को डी वैल्यू कर दिया तो $1 75 हो जाएगा। इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है हमारे एक्सपोर्ट्स की, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। और अब होता क्या है कि भारत यूएस को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो एक्सपोर्टर्स को इसमें काफी बेनिफिट मिल जाता है। क्या इससे फॉरेन वैल्यू बढ़ जाती है डोमेस्टिक करेंसी की? नहीं। क्या इससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है? नहीं। तो आंसर है इसका ओनली 1। अब आप सोच रहे हो कि अगर ये इतना आसान है तो कर दो ना डी वैल्यू, क्या दिक्कत है? डी वैल्यू करते हैं कई देश, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, यूएस ऐसे देशों को सैंक्शन कर देता है। तो यूएस के कानून के तहत उन्होंने एक करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट बना रखी है। तो यूएस सरकार हर साल ये एनालाइज करती है कि दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट्स अपनी करेंसी को कमजोर कर रही है। कमजोर करने से क्या होता है कि उनको फायदा हो जाता है, यूएस को नुकसान हो जाता है। तो यूएस करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट रखता है, और जो जानबूझ के अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है उसको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है, और यूएस गवर्नमेंट उसके साथ व्यापार बंद भी कर सकती है। ऐसे प्रावधान भी हैं। तो यूएस गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रेड होता है उसको यूएस गवर्नमेंट बंद कर देगी, अपने प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पर पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो इसीलिए ज्यादातर देश इस लिस्ट में लंबे समय तक रहना नहीं चाहते। तो कभी कभी भारत भी आ जाता है इस पे, ठीक है। तो यूएस डाल देता है भारत को, फिर वापस हटा भी देता है। इट डिपेंड्स, चेंज होता रहता है साइकिल कंटिन्यूसली, वो लिस्ट कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। काफी लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें तो कर दीजिए। और अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, तो देश के बेस्ट एजुकेटर यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स चल रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन पर आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा टिल 3 जनवरी इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। तो इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वाले ऑफर का फायदा उठाइए, कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए। नए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 5 जनवरी से। हमारे सभी कोर्सेज EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, फ्री टेस्ट सीरीज। कहीं एनरोलमेंट कोड पूछा जाता है तो जस्ट यूज द कोड महिपाल। ये हमारे टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी से 2021 में सिलेक्ट हुए थे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।